नमस्कार सभी साथियों का आज के सेशन में स्वागत। एक नए प्रकार के विषय को लेकर मैं आज प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इनके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। आमतौर पे इनके बारे में विद्यार्थी मैसेज करते रहते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ी भर्ती की घोषणा इस प्रकार के स्कूलों में होने वाली है। बजट में भी घोषणा हुई है। हालांकि मैं संख्या पे बात नहीं करूंगा, लेकिन लगभग 25-30 हज़ार के आसपास TGT और PGT की जो वैकेंसी है वो इसमें आने वाली है। तो इसमें क्या पाठ्यक्रम है और किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहता है, इस पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे। आमतौर पे जो इसका पाठ्यक्रम है वो वैसा ही है जैसे हम RPSC की तैयारी करते हैं। राजस्थान के जो विद्यार्थी RPSC स्कूल लेक्चर या सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को बहुत अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं इसका पेपर भी करवाऊंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा। एक पेपर TGT का, एक पेपर PGT का मैं इसको लेकर आऊँगा और उसमें हम देखेंगे किस प्रकार के सवाल आते हैं। आज हम मोटी मोटी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न या कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिनसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और क्या कुछ अलग करने की इसमें ज़रूरत है। ये भी एक खास बात है कि इसकी जो योग्यता है, थोड़ा सा पहले मैं उस पर बात कर लूँ। सामान्य चर्चा है। TGT यानी जिसको हम सेकंड ग्रेड कहते हैं, उसके लिए आपको CTET की आवश्यकता पड़ती है। जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करना आपके लिए आवश्यक है। और स्कूल लेक्चरर के लिए जिसको हम कहेंगे PGT, है ना, PGT के लिए आपको किसी प्रकार की पात्रता आदि की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आपको MA BEd होना चाहिए। परीक्षा फॉर्म इसके कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे वो आगे के समय की बात है, लेकिन थोड़ी चर्चा हम इसमें सिलेबस पर जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बने, इसलिए मैंने थोड़ी पहले चीज़ें लिख ली है। PGT की बात करें तो जितने यहाँ पर पोर्शन है उसमें हम थोड़ी सी अगर बात करें तो मुख्यतः यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास। हालांकि इसमें प्रश्न और भी आते हैं, 10-10 प्रश्न है वो सामान्य जागरूकता के, मानसिक योग्यता के या अंग्रेजी के, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, उनकी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन हिंदी साहित्य में विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ा होना चाहिए जिससे इस प्रश्न पत्र में या इस भर्ती परीक्षा में सफलता पाई जा सके। तो मुख्यतः हिंदी साहित्य का इतिहास एक बड़ा पोर्शन इस प्रकार के प्रश्नों का रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सिलेबस दिया गया है, हालांकि मैं कोशिश करता तो, और PDF मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मैं भी टेलीग्राम में डाल दूंगा। इसका जो सिलेबस है एक एक पेपर भी मैं आपको वहाँ पे दूंगा, लेकिन इसमें बहुतायत है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों की है। एक खास बात भी ये है कि जो PGT का सिलेबस है जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं, उस सिलेबस में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे आदिकाल नाम दिया है, तो वहाँ पे आदिकाल के कुछ कवियों के नाम बाकायदा दिए गए हैं। उसी प्रकार से भक्ति काल के, निर्गुण शाखा के, सगुण शाखा के, रीति काल के, आधुनिक काल के बहुत सारे कवियों के नाम दिए गए हैं। कुछ ऐसा भी इसमें लिखा गया है कि आधुनिक काल के इन कवियों की रचनाएं पढ़ी होनी चाहिए विद्यार्थियों के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा रचनाएं पढ़ पाना किसी विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है, और नए विद्यार्थी आजकल पढ़ते हैं। तो मूल रूप से अगर किसी विद्यार्थी का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छा है तो उस विद्यार्थी के लिए यहाँ बहुत संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा व्याकरण के लगभग जितने टॉपिक होने चाहिए, चाहे वो वर्ण विचार है, चाहे वाक्य विचार है, चाहे शब्द विचार है, चाहे विकारी अविकारी है ना, ये भी यहाँ पाठ्यक्रम में शामिल है। और काव्य शास्त्र के कुछ बिंदु, काव्य शास्त्र यहाँ केवल स्नातक स्तर का है। जैसे काव्य लक्षण हो गए, या काव्य की आत्मा क्या है, रस क्या है, कुछ छंद हो गए, कुछ अलंकार हो गए, जो बहुत सामान्य सामान्य अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, रस, काव्य गुण, काव्य दोष भी हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जो सामान्य टॉपिक होते हैं, जैसे काव्य का स्वरूप क्या है। मुझे लगता है ये भी विद्यार्थी को सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, काव्य का रूप क्या है। इस प्रकार की चर्चाएं भी आपके थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। तो काव्य शास्त्र केवल स्नातक स्तर का है, ये हम कह सकते हैं। जो स्नातकोत्तर स्तर का जो काव्य शास्त्र है, जिसमें रस निष्पत्ति है, साधारणीकरण है, या ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, रीति सिद्धांत है, या पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत है, अरस्तु, लोंजाइनस, फ्रायड, जो हमारे यहाँ RPSC में है और बहुत सारे पाठ्यक्रमों में शामिल है, वो इन पाठ्यक्रमों में नहीं है। तो कह सकते हैं कि स्नातक स्तर का काव्य शास्त्र जो आमतौर पर विद्यार्थी जो पढ़ते रहते हैं, यहाँ हमारे राजस्थान में जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, वो ये हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ते हैं, व्याकरण भी पढ़ते हैं और काव्य शास्त्र भी पढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए इतना कॉमन है, और ये यहाँ भी कॉमन है।
2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में है और बहुत आसान टॉपिक है। जैसे हम बात करें कार्यालय लेखन। कार्यालय लेखन मैंने एक शब्द में लिखा है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो पत्र हैं उनके जो प्रारूप है, हमारे यहाँ एक NCERT में एक पुस्तक चलती है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम जो पूरी पुस्तक है वो इस पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसके मुख्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कार्यालय लेखन, जिसमें अर्ध सरकारी पत्र है या विज्ञप्ति है, निविदा है, टेंडर है, जो भी है उनके प्रारूप से संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे। और सृजनात्मक लेखन, कविता लेखन की कला, डायरी लिखने की कला, नाटक लिखने की, रिपोर्ट आज लेखन, जो कि स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में RPSC में है, वो पाठ्यक्रम इनका भी है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सिलेबस है हिंदी का। हम कह सकते हैं कि आमतौर पे ऐसा ही सिलेबस DSSSB का है, आमतौर पे ऐसा ही सिलेबस नवोदय विद्यालय समिति का है, और यही पाठ्यक्रम RPSC के परीक्षाओं में भी रहता है। तो मैं ये बार बार ये बात कहता रहता हूँ और मुझे लगता है इस बात में मेरा पूरा फोकस रहता है कि हिंदी साहित्य में कैरियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए, और हिंदी साहित्य में जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड से ऊपर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें कॉमन है और ये उनका तैयार होना चाहिए। इसलिए मेरा तो मत ये रहता है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले 6 महीने या 8 महीने में हिंदी साहित्य का एक कॉमन सिलेबस बनाएं और उसके अनुसार तैयारी करें। उसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। एक बार मैंने ऐसे वीडियो बनाया था कि आप अगर ये सोचते हैं कि पहले सेकंड ग्रेड का पेपर होगा, पहले फर्स्ट ग्रेड का पेपर होगा, आप जैसे ही अपनी योग्यता पूरी करते हैं, यानी जैसे आपने B.Ed किया और B.Ed के बाद में जैसे आपने MA किया, अब आपका ये दायित्व है कि आप सब्जेक्ट को पहले तैयार करें, उसके बाद में जो भी भर्ती है उसका फॉर्म भरिए और उसमें अन्य योग्यताएं पूरी करते हुए अपना काम करिए। तो हिंदी का सिलेबस PGT का कुल इतना है। प्रश्न का पैटर्न क्या रहता है उसकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या की बात हो सकती है। कुल मिला के 150 प्रश्न इसमें आते हैं, जिसमें से सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न आते हैं। सामान्य जागरूकता का मतलब है चाहे वो GK हो, कंटेम्प्रेरी इश्यू हो, समसामयिक विषय, उनसे प्रश्न आते रहते हैं, या जैसे कोई बहुत बड़ा पर्यावरण का मुद्दा है या कोई संविधान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 प्रश्न आते हैं इसमें। जो पैटर्न DSSSB का है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का है, वैसा ही पैटर्न यहाँ पे मौजूद है। 20 प्रश्न इसमें तर्क क्षमता क्या है, पिछले पेपर के आधार पे बता रहा हूँ। एक पेपर मैं टेलीग्राम में डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो 20 प्रश्न है वो मेंटल एबिलिटी के प्रश्न भी इसमें आते हैं। इसके अलावा ICT का जो सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो सामान्य ज्ञान है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो सामान्य ज्ञान है, उसके 10 प्रश्न आते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति, इसको हम यूँ नहीं कह सकते, हालांकि इसका नाम पेडागोजी है, जहाँ सिलेबस में इसका नाम दिया गया है पेडागोजी है, लेकिन ये भी सामान्य प्रश्न है। बड़ा जो पोर्शन है वो हिंदी विषय का है, जिसमें लगभग 100 प्रश्न आते हैं। और ये 100 प्रश्न किस स्तर के हैं आप पेपर भी देखेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि RPSC में जो प्रश्न का स्तर है लगभग वैसा स्तर है। और मुझे लगता है कि प्रश्नों का स्तर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर हम आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी आदिकाल में कवि हैं, जो काव्य धाराएँ हैं, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य, अगर मान लीजिए हम नाथ साहित्य को पढ़ रहे हैं तो नाथ साहित्य का बैकग्राउंड क्या है, नाथ साहित्य का साधना रूप क्या है, नाथ साहित्य की भाषा कैसी है, नाथ साहित्य का उदय कैसे हुआ, नाथ साहित्य की हिंदी साहित्य को देन क्या है, और आने वाले साहित्य पर यानी भक्ति काल पर या रीति काल पर क्या नाथ साहित्य का कोई प्रभाव है, या उसकी सामाजिक संरचना कैसी है, ये सब हमें देखना होता है। अगर हम इतना जान लेते हैं किसी भी काव्य धारा के संबंध में, तो फिर हम चाहें कोई भी पेपर दें, और पेपर चाहे किसी भी स्तर का आए। मुझे ये भी बात गलत लगती है कि पिछला पेपर जैसा आया था, कोई विद्यार्थी सोचे कि अगला पेपर भी वैसा ही आएगा, ये एक भूल है। तो हमें मतलब एक ऐसा स्तर तैयार करना चाहिए हमारे सब्जेक्ट का, कम से कम विषय का। अब बाकी जो चीज़ें हैं 10-10 प्रश्न दिन के आ रहे हैं या 20 प्रश्न दिन के आ रहे हैं, उनकी आप सामान्य तैयारी करें तो भी काम चलेगा, क्योंकि मेरिट तो यहाँ से बननी है। हिंदी साहित्य या सब्जेक्ट जिसका मजबूत होगा उसका निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन होगा, और इसमें आपको CTET नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने चर्चा की। यहाँ मैं बहुत विस्तार से चर्चा इसकी नहीं करूँगा। इसके बाद में हम बात करें TGT की। TGT का मतलब है सेकंड ग्रेड। इसमें आपको BA B.Ed के साथ संबंधित सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए, और उसके साथ आपको CTET की योग्यता भी आपके पास, उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। हमारी जो RPSC का जो पेपर पैटर्न है या RPSC की जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके ये पेपर बहुत अनुकूल है। इसमें भी मोटा मोटा हिंदी विषय की अगर हम बात करें, छोटे छोटे पोर्शन इसमें और भी हैं, जैसे PGT में है, वैसे TGT में भी 10-10 नंबर के कई 10-10 प्रश्न के कई पोर्शन इसमें आते हैं, जिसमें से
हिंदी अंग्रेजी भी इसमें व्याकरण अलग से पूछा जाएगा, उसकी मैं चर्चा आगे करूँगा। या हिंदी विषय के रूप में बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हालांकि जो पेपर है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप देखेंगे कि गद्य विधाओं के नाम दिए गए, सब विधाओं के नाम दिए गए, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्ट, आज सब है। उसके अलावा भक्ति, हिंदी साहित्य के कविता के इतिहास की बात करें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सभी मौजूद है। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य का इतिहास असल में टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं के लिए एक मजबूत कड़ी है, एक सफलता की कुंजी के रूप में काम करती है ईएमआरएस की भर्ती में कम से कम। और मुझे लगता है भारतवर्ष में अगर किसी विद्यार्थी का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत मजबूत है और बहुत उस पर कमांड है, वह उसको अच्छे से समझता है, उसकी धारणाओं को अच्छे से उसने समझ रखा है, डेटा याद कर रखा है, और आधुनिक काल को विशेष रूप से ज़्यादा मजबूत किया क्योंकि वहाँ रचनाएं ज़्यादा होती है, बहुत सारा आंकड़े आपको डेटा याद करना पड़ता है ना। तो अगर वो आपका सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे बहुत आपको एक प्रकार से हम कहेंगे कि हम एडवांस रहेंगे, हमें लीड मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भाषा और लिपि का पोर्शन भी यहाँ मौजूद है, जिसमें भाषा का विकास, भाषा का उद्भव, बोलियाँ आदि, और देवनागरी लिपि के बारे में भी। हालांकि राजभाषा और लिपि का जो टॉपिक है वो स्कूल व्याख्याता यानी पीजीटी के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन टीजीटी में वो मौजूद है। और व्याकरण भी, व्याकरण थोड़ा कम है, लेकिन वर्ण विचार से लेकर हम कह सकते हैं कि शब्द विचार, वाक्य विचार, बहुत सारे व्याकरण के टॉपिक इसमें लगभग हैं। मुझे इसमें पाठ्यक्रम को देखता हूँ तो हमारे यहाँ विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है ये। और विशेष रूप से टीजीटी का जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो और भी ज़्यादा संक्षिप्त है, छोटा 1 पेज का सिलेबस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 पेज का सिलेबस है तो वो उसको मतलब हल्की फुल्की तैयारी से उसका काम चलेगा। पूरे भारतवर्ष का ये, भारतवर्ष की एक साथ परीक्षाएँ होती है। हालांकि ईएमआरएस जो स्कूल होते हैं वो आदिवासी बहुल इलाकों में होता है, और इसका उद्देश्य यही है कि आदिवासी जो ट्राइबल एरिया हैं उनमें विद्यार्थियों को या उनकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। इसीलिए ये स्कूल खोले गए हैं। आवासीय स्कूल होते हैं, आपकी पोस्टिंग भी दूरस्थ इलाकों में होती है, ये पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत से विद्यार्थी जो जिनके पास विकल्प रहता है कि वो अपने प्रदेश में नौकरी कर सकें, या जो विद्यार्थी मान लीजिए कोई 3rd ग्रेड में है तो आमतौर पे यहाँ हमारे आरपीएससी में स्कूल लेक्चरर में या 2nd ग्रेड में वो विद्यार्थी भी ट्राई करते हैं। जो 3rd ग्रेड में सिलेक्ट होते हैं तो वो भी स्कूल लेक्चर की तैयारी करते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी इसका फॉर्म नहीं भरते क्योंकि वो अपने प्रांत की जो व्यवस्था है उसमें अगर वो पदस्थापित हैं तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो पोस्टिंग होती है वो एक प्रकार से जैसे नवोदय विद्यालय समिति की जो पोस्टिंग होती है उसी प्रकार से निश्चित स्कूल है वहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, वहीं उनको रहना होता है। ये आवासीय विद्यालय होते हैं और एक प्रकार से मतलब कई शिक्षकों को हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी भी दी जाती है। वेतन बहुत अच्छा है और बहुत आकर्षक वेतन है, और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का नाश करने के लिए बहुत अच्छी एक अच्छा अवसर है, यह हमें समझना चाहिए। कई बार विद्यार्थी ये सोचता है कि पता नहीं कहाँ इसकी पोस्टिंग होगी, कहाँ नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छे स्कूल होते हैं और बहुत अच्छे डेवलप इनकी बिल्डिंगें, हॉस्टल, रहने की सुविधाएं, मतलब शिक्षकों के लिए क्वार्टर्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा वेतन इसमें मौजूद है, बहुत आकर्षक वेतन इसमें है, ठीक है। प्रोबेशन नहीं है, फिक्स वेतन नहीं है, ये भी है ना। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये भी सोचना चाहिए कि राजस्थान में 2 साल के लिए फिक्स वेतन मिलता है ना। स्कूल लेक्चरर के विद्यार्थियों को भी अगर उनका सिलेक्शन होता है तो 2 साल के लगभग 30,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन यहाँ टीजीटी की जो शुरुआत है वो 65-70 हज़ार के आसपास होती है। इस पर मैं नहीं जाऊँगा, इस पर डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन ये 3 या 4 पोर्शन है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी बात करें प्रश्नों की तो आपके सामने 3-4 पोर्शन है। जैसे एक है सामान्य जागरूकता, दूसरा है तर्क क्षमता, तीसरा फिर आईसीटी, और चौथा है शिक्षण अभिवृत्ति, और 5वां विषय, और छठा है सामान्य अंग्रेजी, और 7वां है सामान्य हिंदी। एक 8वां भी होता है जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में भी आमतौर पे आप हिंदी का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के 10 प्रश्न और बढ़ जाएंगे, तो प्रश्नों की संख्या टोटल 150 है। चाहे आप पीजीटी का पेपर दें और चाहे टीजीटी का पेपर दें, दोनों में 150 प्रश्न आते हैं। वहाँ सब्जेक्ट के 100 प्रश्न आते हैं, यहाँ सब्जेक्ट के 80 प्रश्न आते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के जो 80 प्रश्न है उसके साथ अगर आप हिंदी ग्रामर के 10 प्रश्न जोड़ दें तो 90, और क्षेत्रीय भाषा यानी हिंदी के 10 प्रश्न फिर जोड़ दें तो 100 प्रश्न हो जाते हैं। चाहे आप टीजीटी का पेपर दें और चाहे पीजीटी का पेपर दें, वहाँ आपको मिलेंगे दोनों में सब्जेक्ट के 100 प्रश्न।
थोड़ा सा यहाँ ग्रामर के ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि 10 ये भी ग्रामर के हैं और 10 ये भी ग्रामर के हैं, और सब्जेक्ट में भी कुछ प्रश्न व्याकरण के होंगे। हालांकि बड़ा प्रश्न है वो सब्जेक्ट में 80 प्रश्नों में ज़्यादा बड़ा पोर्शन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का रहेगा, लेकिन यहाँ भी व्याकरण के अच्छे प्रश्न आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जिसका मजबूत है और ओवरऑल सब्जेक्ट पर जिसकी कमांड है हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी सीरियस होकर सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अभी जैसे हमारे यहाँ जून के अंदर स्कूल व्याख्याता की परीक्षा होने वाली है, उसके तुरंत बाद ऐसे विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। तो जो विद्यार्थी, एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था और मैंने बार बार ये बात कही है कि 2025 में कम से कम काफ़ी वैकेंसी जाने वाली है। अगर जिस विद्यार्थी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, विषय पर जिसकी गहरी पकड़ है, उसका कहीं ना कहीं हो जाएगा। हालांकि उसके पास पात्रताएं होनी चाहिए, जैसे सीटेट की पात्रता किसी विद्यार्थी के पास है तो उसको टीजीटी में अच्छा मौका मिलेगा। एक खास बात इसमें यह भी है कि ये जो 2 पोर्शन है, 6ठा नंबर और 7वें नंबर का, इसमें 10 प्रश्न हिंदी के आते हैं और 10 प्रश्न अंग्रेजी के आते हैं। यहाँ अगर आपके 4-4 प्रश्न सही नहीं होते तो बाकी आप चाहे कितने नंबर ले लें, कितने प्रश्न सही कर दें, इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमज़ोर होती है। तो यहाँ उसको विशेष तैयारी करनी होती है, कम से कम 4 से ऊपर प्रश्न सही करने की। अगर उसकी अंग्रेजी में, हिंदी में तो हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट की तैयारी करेगा उसके यहाँ 10 में से 7-8 भी सही हो जाएंगे, 9 भी सही हो जाएंगे। बात खास इसकी है, हम बार बार चर्चा करते रहते हैं कि विद्यार्थी को मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए। किसी भी परीक्षा की वो तैयारी कर रहा है, कोई भी पाठ्यक्रम वो पूरा कर रहा है, तो तुलसीदास की तरह उसको मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए कि कहाँ मुझे ज़्यादा पावर लगानी है और कहाँ हम हल्के में काम चला सकते हैं। जैसे आप मेंटल एबिलिटी या शिक्षण अभिवृत्ति या जागरूकता की हल्की फुल्की तैयारी करके जाएं, पिछले पेपर देख लें, है ना, और आसपास का घटनाक्रम देख लें। हालांकि इसकी तैयारी तो हो नहीं सकती, इसकी आप कितनी तैयारी करेंगे। तो तैयारी करने वाले पोर्शन ये है, सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड को आप तैयार कर सकते हैं, अंग्रेजी को आपको तैयार करना पड़ेगा, भले आपकी रुचि हो और नहीं हो। अगर यहाँ आपके 4 प्रश्न सही नहीं होते तो फिर आपकी कॉपी ही जांच नहीं होगी, है ना, बाकी आपकी सब्जेक्ट के प्रश्न या दूसरे प्रश्न आपके जांचे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। हालांकि इनकी मेरिट में काउंट नहीं होते, ये खास बात है। जो 10 प्रश्न सामान्य जागरूकता के हैं या मुझे लगता है ICT वगैरह भी, तो मेरिट है वो 120 प्रश्न की बनती है। ये जो 10 प्रश्न अंग्रेजी के हैं, 10 प्रश्न हिंदी के हैं और 10 प्रश्न जीके के हैं, ये क्वालिफाइड है। तो इनमें आपको 4-4 प्रश्न करने होते हैं, ये मेरिट में नहीं जुड़ते। 120 प्रश्न की मेरिट बनती है TGT में, ठीक है। इसके अलावा मुझे इसके बारे में जैसी कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। एक पेपर TGT का और PGT का भी मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा, और इसके बारे में अन्य कोई जानकारी होगी या आपके जो सवाल होंगे EMRS के संबंध में, तो मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। आप सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।